नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पानी की कमी के बारे में, यानी जल संकट पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़े भ्रम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस भ्रम के पीछे का सच जानते हैं। हम सबने सुना है और पढ़ा भी है कि हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों ना कहें, इसकी सतह का लगभग 75% हिस्सा, मतलब 3/4 पानी से ही तो भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ बस पानी ही पानी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। इतना सारा पानी होने के बावजूद हमारे इस्तेमाल के लायक जो मीठा पानी है ना, वो कुल पानी का 1% से भी कम है। जी हाँ, सही सुना आपने, 75% से सीधा 1% से भी नीचे। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और यहीं पर एक और अजीब सी बात सामने आती है। पानी तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वाटर साइकिल के जरिए ये कुदरती तौर पर बार बार साफ होकर हमें मिलता रहता है। तो फिर इसकी कमी कैसे हो सकती है? असल में ये कमी इसलिए होती है क्योंकि हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारा मैनेजमेंट खराब है, और यही हमारी आज की बातचीत का मेन पॉइंट है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले इस कमी के समीकरण को समझना होगा। मतलब ये जानना होगा कि असल में इस समस्या की जड़ क्या है। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये जल संकट या पानी की कमी है क्या चीज? चलिए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो पानी की कमी तब होती है जब पानी की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। बस ये डिमांड और सप्लाई का खेल है जो बिगड़ गया है। पर सवाल तो ये है कि ये बैलेंस आखिर बिगड़ क्यों रहा है। तो चलिए अब उन वजहों की पड़ताल करते हैं जिनके कारण हमारे नलों में पानी आना बंद हो जाता है। और आप देखेंगे कि ये वजहें कुदरती कम और इंसानी ज्यादा हैं। एनसीईआरटी की ये एक लाइन पूरी समस्या का सार बता देती है कि पानी की कमी ज्यादातर होती है इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, अंधाधुंध दोहन और इसके असमान बंटवारे की वजह से। ये साफ साफ इंसानी गतिविधियों की तरफ इशारा कर रहा है। आइए इन वजहों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली वजह है बढ़ती आबादी। जितने ज्यादा लोग, उतनी ही ज्यादा पानी की जरूरत। खेती के लिए, घरों के लिए, और इसके लिए हम जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर बेहिसाब निकाल रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और शहर पानी के बहुत बड़े उपभोक्ता हैं और इस जमीन के पानी को तेजी से खत्म कर रहे हैं। तीसरा कारण है असमान पहुंच। मतलब समाज में किसी के पास तो पानी की कोई कमी नहीं और किसी को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। और चौथा, और शायद सबसे खतरनाक, वाटर पोल्यूशन। हम अपने ही साफ पानी के स्रोतों में जहर घोल रहे हैं। अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो ये साबित कर देगी कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ बारिश की कमी नहीं होता। ये केस स्टडी आपको सच में हैरान कर देगी। जरा मेघालय के शिलोंग शहर के बारे में सोचिए। एक तरफ तो ये दुनिया की उन जगहों में से है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहीं दूसरी तरफ यही शहर पानी की भयानक कमी से जूझता है ना? एकदम अजीब बात। तो सवाल यह है कि भाई इतनी बारिश होने के बावजूद एक शहर प्यासा क्यों है? वजह बिल्कुल साफ है। पहला, खराब वाटर मैनेजमेंट। दूसरा, बारिश के पानी को जमा करने का कोई ढंग का सिस्टम ही नहीं है। और तीसरा, वहां भी फैला हुआ वाटर पोल्यूशन। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली समस्या पानी के होने या न होने की नहीं, बल्कि उसके सही मैनेजमेंट की है। तो इस सारी बातचीत से हम क्या समझे? चलिए इस पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं और असली मुद्दे पर आते हैं। असल में जो कमी है वो पानी की नहीं है, बल्कि एक कमी है दूर की सोच और सही मैनेजमेंट की। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। पानी का संकट असल में एक मानव निर्मित संकट है। तो सवाल यही है कि जिन डैमों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, वो आखिर इतने विवादास्पद क्यों हो गए? कैसे वो तरक्की के प्रतीक से विवादों का केंद्र बन गए? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज के पीछे ना एक बहुत ही बुनियादी वजह होती है, और यहाँ वो वजह है पानी। एक ऐसी चीज जिसके बिना ना हम जी सकते हैं, न समाज चल सकता है और ना ही देश तरक्की कर सकता है। और बांध बनाने का पूरा आइडिया वो यहीं से शुरू हुआ। तो पानी का सही मैनेजमेंट ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये किसी भी देश की बुनियाद है। सोचिए, इसी से तो स्वास्थ्य सुधरता है, बीमारियों से बचाव होता है, इसी से खेतों में फसल होती है और हमारी थाली तक खाना पहुंचता है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है, और तो और कुदरत का बैलेंस भी बना रहता है। मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता।
अच्छा, इस जरूरत को थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। सरकार का एक मिशन है जल जीवन मिशन। उसका टारगेट क्या है कि गांव में हर एक इंसान को हर रोज कम से कम 55 लीटर साफ पानी नल से मिले। अब ये जो 55 लीटर का आंकड़ा है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। ये दिखाता है कि भारत में पानी की चुनौती कितनी बड़ी है और उसे पूरा करने का इरादा भी उतना ही बड़ा है। तो अब सवाल था कि इतनी बड़ी जरूरत पूरी कैसे हो। यहीं पर आजाद भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना देखा, और वो सपना था बड़े बड़े बांध बनाने का, एक नए युग की शुरुआत। और इस सपने को आवाज दी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ही कहा था कि ये बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। मतलब उनके लिए ये सिर्फ पत्थर और कंक्रीट के पहाड़ नहीं थे, नहीं, ये तो नए भारत की पहचान थे, आत्मनिर्भरता की, तरक्की की और देश के गौरव की निशानी। तो ये बांध या डैम आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में समझे तो ये नदी के रास्ते में खड़ी की गई एक बहुत बड़ी दीवार है। इसका काम क्या है? नदी के पानी को रोकना, उसे कंट्रोल करना। और जब पानी रुकता है तो बांध के पीछे एक बहुत बड़ी झील जैसी बन जाती है, जिसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हें सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनाया गया, इसीलिए तो इन्हें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहा गया। मतलब एक बांध और फायदे अनेक। वादा था कि इनसे खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पनबिजली बनेगी, शहरों को बाढ़ से बचाया जाएगा, फैक्ट्रियों और घरों तक पानी पहुंचेगा, और तो और लोग यहाँ घूमने भी आएंगे, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं, ये सपने जमीन पर उतरे। भाखड़ा नांगल हो, हीराकुंड हो या फिर सरदार सरोवर, देश भर की नदियों पर एक से एक विशाल बांध खड़े किए गए। ये असल में उस जमाने की सोच और इंजीनियरिंग के कमाल की जीती जागती मिसालें हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ये नतीजे अक्सर अच्छे नहीं थे। चलिए अब देखते हैं कि वादा क्या था और हकीकत क्या निकली। वादा था कि पानी के बहाव को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हुआ ये कि नदियों का जो नेचुरल फ्लो था वो ही रुक गया। वादा था कि बाढ़ से बचाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। डैम में गाद जमा होने से बाढ़ का खतरा और बढ़ गया, और जहां खेती में खुशहाली आनी थी, वहां जमीन के कटाव और उसके खारेपन जैसी नई मुसीबतें खड़ी हो गई। और मुश्किलों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन बर्बाद हो गया। लाखों लोगों को अपने घर-बार, अपनी जमीनें छोड़कर जाना पड़ा। एक ही नदी के पानी के लिए राज्य आपस में लड़ने लगे, और तो और रुके हुए पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। अब जब इतनी सारी दिक्कतें सामने आने लगी, तो जाहिर है इसका विरोध भी शुरू हो गया, और ये विरोध धीरे धीरे बड़े बड़े संघर्षों में बदल गया। यहीं से इन बड़े बांधों की कहानी पर विवाद का वो दाग लगा जो आज तक नहीं मिटा है। और ये कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं थे, ये आंदोलन बन गए जो सड़कों पर उतर आए। नर्मदा नदी पर बना नर्मदा बचाओ आंदोलन तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, एक ऐतिहासिक लड़ाई। दूसरी तरफ कृष्णा गोदावरी जैसी नदियों के पानी को लेकर राज्यों के बीच जो झगड़े शुरू हुए, वो तो आज भी अदालतों में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि जिन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बनाने का सपना देखा गया था, वो देश में एक बहुत बड़ी बहस और बंटवारे की वजह बन गए। जो चीज तरक्की का प्रतीक बननी थी, वो खुद एक बड़ा विवाद बन गई। जरा सोचिए, हम पानी की कमी से लगातार जूझ रहे हैं, राइट? पर क्या हो अगर इसका जवाब हर साल लिटरली आसमान से ही गिर रहा हो? चलिए इसे दिलचस्प सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पानी को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल दें। इसे सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं देख सकते जिसका बस इस्तेमाल करते जाओ। नहीं, अब इससे सहेजने और इसकी इज्जत करने की जरूरत है। देखिए, आज की स्ट्रैटेजी सिर्फ बोरवेल खोदने या नहरें बनाने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी के हर सोर्स को, मतलब नदियां, झीलें, जमीन के नीचे का पानी और हाँ, बारिश, इन सब को एक साथ मैनेज किया जाता है। और इसी होलिस्टिक अप्रोच को कहते हैं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन। तो ये जो पानी को लेकर नई क्रांति है ना, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है संरक्षण, कंजर्वेशन, यानी सीधी सी बात, हर बूंद बचानी है। दूसरा है सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज, मतलब आज की जरूरतें तो पूरी हों, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना है।
और तीसरा और बहुत जरूरी, स्थानीय समाधान, लोकल सॉल्यूशंस, यानी हर कम्युनिटी को इतना केपेबल बनाना कि वो अपनी पानी की जरूरतें खुद पूरी कर सके। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, सरकार भी इस बदलाव को सीरियसली ले रही है। आपने हर खेत को पानी या पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम्स के बारे में सुना होगा। ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं, और इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सेंट्रल भूमिका। तो चलिए अब बात करते हैं उस, कह सकते हैं, जादुई सॉल्यूशन की। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हजारों सालों से हमारे पुरखों के पास था, और मजे की बात यह है कि वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल संचयन के सदियों पुराने ज्ञान की। तो आखिर ये वर्षा जल संचयन है क्या? ये बहुत सिंपल है। बारिश के पानी को कलेक्ट करो, उसे स्टोर करो ताकि बाद में काम आए, या फिर उसे जमीन के अंदर वापस भेज दो ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। बस भारत की असली खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है ना? और ये बात जल संचयन में भी साफ दिखती है। जैसे राजस्थान के सूखे इलाकों में वहां खादीन और जोहड़ बनाए गए, तो दूसरी तरफ हिमालय की ढलानों पर गुल या कुल बनाकर झरनों का पानी खेतों तक पहुंचाया गया। बंगाल के प्लेन्स में बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने के लिए नहरें बनाई गईं, और मेघालय में जो है, अरे वाह, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। 200 साल, सीरियसली 200 साल मेघालय में आज भी 200 साल पुरानी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज नेचर के साथ मिलकर काम करने वाले कितने ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे। तो चलिए अब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये जो एंशिएंट विजडम है, इसे आज के मॉडर्न और एक्सेसिबल तरीकों से कैसे अप्लाई किया जा रहा है। आज का जो रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कलेक्शन। छत पर जो भी बारिश का पानी गिरता है उसे पाइप के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है। स्टेप 2, फिल्टरेशन। फिर इस पानी को एक फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि पत्ते, मिट्टी, जो भी कचरा है वो निकल जाए। स्टेप 3, स्टोरेज। अब ये साफ पानी एक टैंक में जमा हो जाता है जिसे हम अपनी डेली नीड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली स्टेप 4, रिचार्ज। जब टैंक भर जाए तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसे जमीन में वापस भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा घटता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल फिर से ऊपर आने लगता है। सिंपल। और ये सिर्फ कुछ लोगों के पर्सनल एफर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। तमिलनाडु को देखिए, उन्होंने तो इसे एक आंदोलन ही बना दिया। वो भारत का पहला राज्य बना जिसने हर बिल्डिंग के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दिया। और इस एक कदम ने, सिर्फ एक कदम ने, स्टेट के कई शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल्स को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक तरफ है तमिलनाडु का पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच, और दूसरी तरफ है मेघालय के शिलोंग जैसी जगह। वहां ये कोई नियम नहीं है, ये तो कल्चर का हिस्सा है, जीवन का एक तरीका है, एक आदत है। ये हमें उसी 200 साल पुरानी लेगेसी की याद दिलाता है ना? तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने से होता क्या है, इसका असर क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। सच में हमारे कुआं और बोरवेल्स का वाटर लेवल ऊपर आता है, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, शहरों में जो बाढ़ जैसी हालत हो जाती है ना बारिश में, वो कंट्रोल होती है। मतलब ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी कम्युनिटीज के लिए एक हेल्दी और सिक्योर फ्यूचर की नींव रखता है। और अगर अब भी कोई शक हो तो सुनिए, भारत की सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनल बॉडीज में से एक NCERT क्या कहती है। वो कहते हैं वर्षा जल संचयन पानी के संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। इससे बड़ी कंफर्मेशन और क्या हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हमें ये करना चाहिए, असली सवाल तो ये है कि हम इसे शुरू कब करेंगे। हमारे पूर्वजों ने रास्ता दिखा दिया है, अब हमारी बारी है कि हम इस विरासत को अपनाएं और अपने भविष्य को पानीदार बनाएं।